सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को हम पूरा क्लोज करेंगे। कैसे? एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है, कोई एक चीज किसी दूसरी चीज को आके सब्स्टिट्यूट कर दे। उसमें एक हमने पढ़ लिया फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, दूसरा हमने पढ़ लिया इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, तीसरा हम अब जो पढ़ने जा रहे हैं, जो आज का हमारा मेन काम है, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्काइल लाइड्स में बीच में एक हेडिंग आई होगी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो वहां हम पहुंचे उससे पहले एल्काइल हैलाइड किसी के साथ जब रिएक्ट करता होगा, या एल्काइल हैलाइड के सामने कोई भी जब आता होगा, क्या रिएक्शन होता होगा उसको समझिए। ये बॉन्ड पोलर है एवरीवन, आर एक्स बॉन्ड। आर एक्स बॉन्ड पोलर क्यों है? लास्ट क्लास में, बिल्कुल लास्ट में एक बात हुई थी जो मैंने टेस्ट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था तब बोली थी। ऑनलाइन वाले बच्चे तब नहीं समझ पाए थे, जो लोग भी आप में से ऑनलाइन थे। आर एक्स बॉन्ड इज पोलर। कोई हेल्प करेगा मेरी? कौन सा सबसे ज्यादा पोलर था? आर एफ, आरसीएल, आरबीआर और आर आई? आरसीएल वॉज मोस्ट पोलर, देन आर एफ, देन आरबीआर और लास्ट में आर आई। आज हम इसको अगर प्रॉपरली देखें, आर एक्स बॉन्ड इज पोलर। हर वो बॉन्ड इजीली क्लीव होता है, टूटता है जो पोलर है। क्यों? उसमें पहले ही डिसाइड हो रखा है मैंने दोनों इलेक्ट्रॉन लेने हैं, तुमने दोनों इलेक्ट्रॉन छोड़ने हैं शेयर्ड वाले। इट्स ऑलरेडी प्लान, तो रोड मैप होता है। इसीलिए ये बॉन्ड ही टूटेगा, तुम कुछ भी दो। होना क्या है? इसकी तरफ से ब्रेक दिस बॉन्ड, दैट्स इट। इसकी तरफ से सिर्फ मेरे को यही मिलना है। अब जब इसके पास ऑप्शन ही एक है रिएक्शन का कि एक्स बॉन्ड टूट के चला जाएगा। एक्स क्या है? विद नेगेटिव चार्ज। विद नेगेटिव चार्ज स्पीशीज को क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोफाइल। जब निकलने वाला न्यूक्लियोफाइल है, उसकी जगह रिफिल कौन करेगा? एक और न्यूक्लियोफाइल। तो बिकॉज ऑफ दिस पोलैरिटी इसमें होगा तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और कौन सा सब्स्टिट्यूशन होगा? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। कोई और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन तुम कर ही नहीं सकते इसके अंदर कि मैम इसमें भी फ्री रेडिकल वाला कर दें। अब सोच आती, थोड़ी देर बात करना बंद भाई, सफोकेशन निकलने दे। सोच आती है ये कि फ्री रेडिकल वाला कर दें, इलेक्ट्रोफिलिक वाला कर दें, ये तुम्हारे मेरे हाथ में नहीं है। उसके अंदर लीविंग ग्रुप, निकलने वाला ग्रुप न्यूक्लियोफाइल है, आने वाला भी न्यूक्लियोफाइल ही होगा। दैट्स व्हाई undergo nucleophilic substitution reaction. I'll take 2 classes to finish this and 2 DPPs. 2 DPPs, 2 classes, nucleophilic substitution reaction, and in all substitution will be complete for 2 years. So अब मेरे पास आता है क्या न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन? आप लोग कर ही चुके हैं। एक है लीविंग ग्रुप, उसको मैंने यहां लिख दिया, और एक है अटैकिंग ग्रुप। राइट? लिविंग ग्रुप हमेशा पुअर न्यूक्लियोफाइल है या बहुत ही अच्छा लिविंग ग्रुप है। या तो वो पुअर न्यूक्लियोफाइल है आने वाले से, या वो न्यूक्लियोफाइल जो भी है लेकिन वो लिविंग ग्रुप बहुत अच्छा है, तो मौका देखते ही वो बाहर निकलेगा। और क्या होगा? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। आज मैं लिविंग ग्रुप की एबिलिटी, लीवेबिलिटी पे नहीं पहुंच पाऊंगी। आज मैं मैकेनिज्म और उनसे रिलेटेड चीजों पे रहूंगी। ठीक है? शायद ये लास्ट रिएक्शन हो जिसमें आप कार्बोकेटाइन फेस करेंगे। इसके बाद तो जो आगे की ऑर्गेनिक है उसमें कार्बोकेटाइन बहुत कम मिलने वाला है, या जितना भी मिलने वाला है वो इससे कम मिलने वाला है। तो ये इसीलिए मेरे को 2 लेक्चर लगाने पड़ेंगे इस पे। अब आ जाते हैं इसके एग्जाम्पल। ऑल एग्जाम्पल्स आर गिवन इन एनसीईआरटी। एक भी ऐसा नहीं है जो मैं कहीं और से लाई हूं। एनसीईआरटी में एक टेबल बना दिया है, सारे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एक साथ डाल दिए एल्काइल हैलाइड की। तो क्योंकि नोट हो चुका है तो बहुत आराम से समझिए, इससे आसान रिएक्शन नहीं है। हर एक में क्या होना है? न्यूक्लियोफाइल ने निकलना है, नो हेडेक एट ऑल। और यहां से आपने पहचानना है जो भी चीज आप अटैक करने को दे रहे हो उसमें से निकलने वाला न्यूक्लियोफाइल कौन सा होगा। उसमें से निकलने वाला न्यूक्लियोफाइल एक्वस केओएच, एल्कोहलिक केओएच, एक्वस केओएच लास्ट ईयर किया है, बट मैं अभी स्ट्रेस नहीं डाल रही कि आपको वो याद हो। अगले चैप्टर में फिर अगली क्लासेस में आएगा वो। एक्वस केओएच का, एक्वस का मतलब है बहुत सारा सॉल्वेंट, दैट इज वाटर। थोड़ा सा केओएच डाला इसीलिए कि पोलराइजेशन, मतलब आयंस बन जाए, वाटर का डिसोसिएशन हो सके, अदरवाइज वाटर इज अ वेरी पुअर इलेक्ट्रोलाइट। तो एक्वस केओएच का मतलब है भाई एक्वस प्लेंटी ऑफ वाटर। तो प्लेंटी ऑफ वाटर का मतलब क्या है? एचओएच। और केओएच का मतलब क्या है? ये तो आयनिक है, वाटर में जाते ही ये तो आयंस में बन जाएगा, के पॉजिटिव और OH नेगेटिव। ऑल इन ऑल न्यूक्लियोफाइल ढूंढ पाई मैं इसमें? OH
नेगेटिव। OH नेगेटिव आएगा, यहाँ Cl लगा हो, F लगा हो, Br लगा हो, I लगा हो, रिगार्डलेस अटैक करके क्या बना लेगा? एल्कोहल। नेक्स्ट चैप्टर का पहला रिएक्शन, प्रेपरेशन ऑफ एल्कोहल। मैं एक ही लाइन लिखूंगी, ऑलरेडी डन इन प्रीवियस चैप्टर। पहला रिएक्शन ही यही है प्रेपरेशन ऑफ एल्कोहल में, कि एल्काइल हैलाइड से बना सकते हो, एज वी हैव ऑलरेडी डन इन लास्ट चैप्टर, वाया न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। उसके आगे एक शब्द नहीं होगा, तभी एल्कोहल बहुत छोटा चैप्टर है। यहां से जो चलेगा आप देखोगे अल्कोहल की शेडो आनी शुरू। सो उसमें अब दूसरा मैंने क्या दिया, ड्राई Ag2। ड्राई मतलब वाटर नहीं दे रही मैं, सिर्फ सिल्वर का ऑक्साइड दे रही हूं, तो OH तो नहीं आ रहा इसके अंदर, लेकिन यहां से क्या आ रहा है? O। ऑक्सीजन के साथ 2 सिल्वर लगे हैं, यहां पहुंचा, यहां से पहुंचा ऑक्सीजन, अब इसको 2 सिल्वर छोड़ने पड़े, तो ये 2 क्या मांग लेगा? वुड्स याद है, 2 RCl, 1 सोडियम के साथ तो 2 R जुड़ जाते हैं, डुप्लीकेशन होता है। यहां थोड़ा सा डिफरेंट है, मेटल्स के साथ हमेशा यही हो रहा है, उसको ऑक्सीजन को 2 सिल्वर छोड़ने पड़े, तो वो 2 मिथाइल लेके क्या बना गया? फंक्शनल ग्रुप ईथर। एल्कोहल वाले चैप्टर में एल्कोहल एंड ईथर एक साथ पढ़ाया जाएगा। यू विल फाइंड दीज टू प्रेपरेशन, कि वी हैव ऑलरेडी डन दीज टू प्रेपरेशन, तो तब हम थोड़ा याद कराएंगे आपको। अब हो क्या रहा है, जो भी एजेंट है उसमें से न्यूक्लियोफाइल ढूंढ के मैं क्या कर रही हूं? X यानी ClBr की जगह सब्स्टिट्यूट किए जा रही हूं। अब आपको दे दिया अमोनिया, अमोनिया को मैंने कैसे लिखा है? NH3 लिखने के बजाय HNH2, कि आप कैसे ढूंढोगे न्यूक्लियोफाइल कैसा है, कौन सा है? आप ढूंढेंगे भाई H हैज केपेबिलिटी टू लीव एज H पॉजिटिव इफ समबडी प्रेशराइजेस। तो यहां क्या बन जाएगा? आखिरी चैप्टर प्रेपरेशन ऑफ अमीन्स, सेम रिएक्शन, और वहां इसको एक नाम दिया जाएगा और काफी डिटेल में पढ़ा जाएगा, वो नाम इस चैप्टर में नहीं दे रही। देन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, इसके नाम में क्या लगता है कौन सा न्यूक्लियोफाइल निकलेगा? लिथियम तो ऑफ कोर्स नहीं निकलेगा, मेटल है। एल्यूमिनियम भी नहीं निकलेगा, मेटल है। एज न्यूक्लियोफाइल मेटल पे नेगेटिव चार्ज आता ही नहीं है, क्या चीज निकलेगी? H। तभी इसका नाम है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ऑक्साइड, क्लोराइड, फ्लोराइड, हाइड्राइड, नाइट्राइड। आइड का क्या मतलब होता है? नेगेटिव। सो इससे कौन सा न्यूक्लियोफाइल बना बच्चों? Cl हटा, NH2 जुड़ गया। लिथियम, सॉरी, इससे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, यानी ये हम लास्ट ईयर एल्केन की प्रेपरेशन में पढ़ के आए हैं एज रिड्यूसिंग एजेंट। भूल गए होंगे, कोई बात नहीं, सब अभी 12th की एनसीईआरटी से उठा के ला रही। तो जब हम 11th का सिलेबस पढ़ रहे थे तो मैंने साफ ये रिएक्शन लिखवाते हुए बोला था ये एनसीईआरटी में नहीं दे रखा 11th, लेकिन कहां दे रखा है? 12th की एनसीईआरटी में। तो 12th बोर्ड का हो गया ये क्वेश्चन मेरे लिए। ऐसे ही वही एल्काइल लाइट ड्राई Ag2O दिया था तो ईथर बनता है। मॉइस्ट देने का मतलब क्या है? वाटर। जैसे ही मॉइस्ट आया तो वही काम, वाटर आया तो OH नेगेटिव बनेगा और किसको रिप्लेस करेगा? Cl को। आपने लास्ट क्लासेस में भी देखा है, Br2 के साथ आप वाटर दे रहे हैं तो न्यूक्लियोफाइल OH ही आया, दूसरा न्यूक्लियोफाइल Br नहीं आया। तो हाँ, वाटर दे दिया ना, वहां OH नेगेटिव तो है, यू कैन नॉट गेट रेड ऑफ इट, मतलब इजीली, वो तो दखल देगा ही देगा। देन कम्स ये आपका इस साल की बैक एक्सरसाइज के कन्वर्जन में इस्तेमाल हुआ रिएक्शन है, टेबल में ना देके एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइज में दिया है। मैंने प्रेपरेशन ऑफ एल्काइन में लास्ट ईयर भी कराया था, बहुत ध्यान से देखना, काफी कीमती रिएक्शन है बोर्ड्स के हिसाब से। कोई भी एल्काइल हैलाइड ले आओ, मैंने थोड़ा डिसिमिलर ले लिया, सारे एक से लग रहे थे। कोई भी एल्काइल हैलाइड ले आओ, इथाइल क्लोराइड, प्रोपाइल, ब्रोमा, कोई भी एनी एनी एल्काइल हैलाइड, उसका रिएक्शन सोडियम एसिटाइलाइड से करा दीजिए। हमको ये पता है सोडियम एसिटाइलाइड में क्या होगा? न्यूक्लियोफाइल कौन जनरेट होगा? ये पूरा, ये जाएगा Cl की जगह एज इट इज लग जाएगा। आप सोचिए, मेरे पास अब एक कन्वर्जन आता है कि आप इथाइल क्लोराइड से ब्यूट 1 आइन कैसे बनाओगे? इन सिंगल स्टेप ये प्रॉब्लम होगी, अदरवाइज तो बना दोगे 5-6 स्टेप्स लगा के। एक स्टेप में आप इथाइल क्लोराइड से ब्यूट 1 आइन कैसे बनाएंगे? ये एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज का कन्वर्जन है। तो एक ही स्टेप में कैसे बनाऊंगी? इथाइल क्लोराइड लिया, उसको सोडियम एसिटाइलाइड से रिएक्ट करा दिया, तो NaCl तो इतना अच्छा लिविंग ग्रुप है, इतनी बढ़िया स्टेबल चीज बन गई NaCl, और मेरा दूसरा मेन प्रोडक्ट क्या बन गया बच्चों?
ब्यूट वन आइन, यानी ये रिएक्शन लोअर एल्काइल हैलाइड से हायर एल्काइन बनाने के काम आता है। हायर एल्काइन बनाना है किसी भी क्वेश्चन में तो इस रिएक्शन को याद रखना। यू कैन कंट्रोल आर हेयर, यहां आप कंट्रोल कर सकते हैं। कोई आपको कह दे एसिटाइलिन से आप पेंट वन आइन कैसे बना सकते हैं, एसिटाइलिन मतलब CH ट्रिपल बॉन्ड CH, पहले तो आप उसको सोडियम से कर दोगे, उसके बाद कितने कार्बन चाहिए 5, यहां से कितने आ रहे हैं 2, 3 और कार्बन का एल्काइल उठा के ले आओगे। बट खैर लास्ट लेक्चर में मैं सिर्फ कन्वर्जन्स लूंगी जिसमें सारा चैप्टर रिवाइव होगा, आगे की बात उसमें करेंगे। अभी तो सिर्फ ये आइडिया दे रही हूं आपको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है। यहां आपके पास फिर कोशिश करें मेरे बच्चे, बताएं CH3 CH2Br को अगर मैं KCN से रिएक्ट कराऊं कौन सा न्यूक्लियोफाइल लगता है। नमन, यहां से कौन सा न्यूक्लियोफाइल बन के आएगा, CN नेगेटिव। आंसर मत लिखना प्लीज, अभी लिखना होता तो मैंने भी लिख रखा होता, कुछ है तो यस, यहां से कौन सा न्यूक्लियोफाइल आएगा, CN नेगेटिव और K पॉजिटिव। तो न्यूक्लियोफाइल CN नेगेटिव आएगा, नथिंग बिग, Br हटा और उसकी जगह CN लगा। इधर सेम, बट यहां समस्या कुछ और है। मैं अभी प्रोडक्ट लिखूं उससे पहले आपसे ध्यान देने को कहूंगी, लिखिए मेरे साथ साथ थोड़ा ध्यान देके। सही कह रहे थे आप लोग, लेकिन कुछ ध्यान दिलवाना है बस। एक से बनेगा CN, एक से बनेगा NC। वाई, ये बोर्ड का रटा रटाया प्रिडिक्टेड क्वेश्चन है और अच्छे डिफिकल्ट क्वेश्चन में माना जाता है। वाई इन रिएक्शन ऑफ alkyl halide with KCN as well as AgCN we receive different products, क्यों पहले समझेंगे बाद में लिखेंगे अपनी भाषा में टुकड़ों में। सबसे पहले मैं KCN की बात करूं, ठीक है। जब मैंने KCN उठाया, आई नो इट इज अ आयोनिक स्पीशीज, इसमें कोवेलेंट बॉन्ड भी है, आई एम नॉट डिनाइंग इट, लेकिन इसमें आयोनिक बॉन्ड भी है। आयोनिक बॉन्ड इमीडिएटली ब्रेक होता है जैसे रिएक्शन मिक्सचर में घुसता है, और एक तो कैटायन बन जाएगा, मुझे उसकी कोई परवाह नहीं, एक न्यूक्लियोफाइल बन गया। ये जो न्यूक्लियोफाइल है ये क्या करेगा, इट विल गो एंड अटैक एग्जिस्टिंग न्यूक्लियोफाइल, उसको लिविंग ग्रुप बना के बाहर भेज देगा। जब ये बना, थोड़ा बहुत हम पढ़ के आए, एम्बीडेंट लिगेंड था, राइट, इट इज एम्बीडेंट लिगेंड, यानी कि ये एक एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल है, इसके पास एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है जो ये डोनेट कर सकता है। तो एम्बीडेंट क्यों बोल रही हूं मैं इसको, दूसरी साइट कौन सी है, एक तो नेगेटिव चार्ज C के ऊपर, दूसरी साइट कौन सी है, N के ऊपर लोन पेयर। तो इसके पास दोनों साइट है, चाहे तो C से अटैक करे चाहे तो N से अटैक करे। बट हुआ क्या, अटैक किस पे करना है, अटैक करना है एक एल्काइल हैलाइड पे। तो आपके सामने मैं CN नेगेटिव देती हूं, CN नेगेटिव जाएगा इसको अटैक करने, उसके चक्कर में Cl ने तो पहले ही निकलने की तैयारी कर ली, CN तो काफी स्ट्रॉन्ग लिगेंड हम जानते ही हैं। व्हाट विल हैपन, C से बॉन्ड बनना चाहिए कि N से, अगर C से बॉन्ड बनता CH3 CH2 CN, और अगर N से बॉन्ड बनता NC। इसमें C से ही बॉन्ड क्यों बना, क्योंकि कार्बन और कार्बन के बीच बनने वाला बॉन्ड इज वन ऑफ द very strong bond, at least as compared to carbon and nitrogen. If it is the other way, तो नाइट्रोजन के थ्रू बनता बॉन्ड, CN बनता, दो ही बॉन्ड की पॉसिबिलिटी थी, या तो CNC बनता या ये, दिस इज हाईली स्टेबल स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, सो दिस इज 100% प्रेफर्ड, एंड दिस इज वीक बॉन्ड, तो इसमें NC नहीं बना। CN nucleophile is ambident nucleophile. It has both the sites available for attack. दोनों से अटैक करने की ये रखता है ताकत, लेकिन जुड़ेगा किस साइड से, कार्बन से। क्यों, क्योंकि CC बॉन्ड इज स्ट्रॉन्ग। अब इसको लिख सकते हैं आप, 2 लाइनें जरूर लिख लीजिएगा, नहीं तो आपको याद नहीं रहेगा। समझ तो आ जाता है, रिटेन तब होता है जब आप इसको अपने शब्दों में लिखें। CN negative being ambident, बच्चों बीच में ना मैं ऑनलाइन वाली क्लास को एक बार ऑफ करके रीजॉइन करूंगी, अभी ये डेट उस पे चल रहा है हॉटस्पॉट पे, बहुत बढ़िया, शायद ना जा रहा हो क्लैरिटी, मैं अभी इसका चेंज करूंगी।
can attack from both C as well as N. From both C as well as N. But CC bond being strong, CC bond being strong over CN bond, therefore product is CH3 CH2 CN. प्रोडक्ट बना मेरा ये, ठीक है। इसको और अच्छा इलेबोरेट करके लिख सकते हैं, मैंने तो बहुत छोटे में लिख दिया। ये है एक कोवेलेंट स्पीशीज AgCN। सिल्वर आयोनिक बॉन्ड नहीं बना पाता, सिल्वर ने CN के साथ क्या बना रखा है, कोवेलेंट बॉन्ड। सो इट इज कोवेलेंट स्पीशीज। क्योंकि ये कोवेलेंट स्पीशीज है इसीलिए इसके तो आयंस बनेंगे ही नहीं, Ag और CN नेगेटिव टूटेगा ही नहीं, तो इसमें CN प्री न्यूक्लियोफाइल बनेगा ही नहीं। प्री न्यूक्लियोफाइल cannot exist, can never be formed, बनेगा ही नहीं CN नेगेटिव। जब बच्चों CN नेगेटिव बना ही नहीं तो एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल आया नहीं, चॉइस ही नहीं आई आप कार्बन से जोड़ो कि नाइट्रोजन से जोड़ो। क्योंकि ये कोवेलेंट है, इसमें CN फ्री न्यूक्लियोफाइल नहीं बनता, रेदर इसमें क्या होता है, पुराना बॉन्ड टूटने लगता है और नया बॉन्ड बनने लगता है। तो इस डायग्राम के नीचे मैं लिख रही हूं रेदर, इसमें जैसे लिखा, इसमें CN प्री न्यूक्लियोफाइल बन ही नहीं पाया, तो क्या हुआ इसके अंदर, इसके अंदर कोवेलेंट बॉन्ड बनने की वजह से कार्बन वाली साइट इज ऑलरेडी ब्लॉक्ड, कार्बन साइट इज ब्लॉक्ड फ्रॉम बॉन्ड मेकिंग। कौन सी कार्बन साइट, आई होप सबको पता है, CN वाली कार्बन की बात हो रही है। कार्बन की साइट इन दिस कंपाउंड, इस कार्बन की साइट की बात हो रही है। ये कार्बन की साइट इज ब्लॉक्ड फ्रॉम बॉन्ड मेकिंग, ऑलरेडी इन्वॉल्व इन बॉन्ड, देयरफॉर ओनली one site is available to attack, only one site is available to attack। और वो कौन सी वन साइट है बच्चों, that is नाइट्रोजन with its lone pair, वहां से अटैक होगा। अब जब वहां से अटैक होगा तो क्या बनेगा, CH3 CH2 Br, उसको आप देते हो AgCN, अटैक होना ही N से है, तय है। C तो गेम में ही नहीं आ पाया, वो तो Ag के साथ जुड़ा रह गया, तो क्या बनेगा CH3 CH2 NC। तो एक में बना CN, एक में बना NC, याद रहेगा। फिर मैंने फिर वही KNO2 और AgNO2 उठा के लाई। अक्सर हम नाइट्रो को NO2 बोलते हैं, सीक्वेंस हमारी है NO2, तो हमारे दिमाग में भी NO2 चल रहा होता है। उसमें देखा तो क्या, पिछले वाले में KCN के साथ क्या बन रहा था, CN। यहां मैंने क्या सोचा, KNO2 के साथ बन रहा होगा NO2, लेकिन नहीं, KNO2 के साथ क्या बन रहा है, ONO, और AgNO2 के साथ NO2। रीजन एग्जैक्टली सेम, कैसे वो समझते हैं, डिफरेंट प्रोडक्ट अगेन वाई। हम NO2 को जो लिखने के चक्कर में NO2 पढ़ जाते हैं, एक्चुअली में वो ये है, चेक। NO2 को मैंने NO2 नहीं लिखा है, O पे नेगेटिव चार्ज है, जिसको सेटिस्फाई करने कौन आया, K। जैसे ही आपने KNO2 रिएक्शन मिक्सचर में डाला, एनायन कौन सा बना बच्चों, ये। अब इसमें कौन सी दो साइट, ये भी और इसका लोन पेयर भी, अगेन ये एम्बिडेंट बना। ये O से भी अटैक कर सकता था सामने वाले पे, N से भी अटैक कर सकता था। अब आपकी गट फीलिंग क्या कहती है, किससे अटैक करना चाहिए, जस्ट ठीक है, आंसर है ऊपर। आपको मैंने दो लोकेशंस बता दी, एक तो ऑक्सीजन विद नेगेटिव, एक नाइट्रोजन विद
लोन पेयर कौन सा पावरफुल होता है अटैक करने के लिए, चार्ज की लोन पेयर? चार्ज इज बेटर न्यूक्लियोफाइल एज कंपेयर टू लोन पेयर। लोन पेयर तो अपना राजी खुशी बैठा है, स्टेबल है, उसको इतनी बेचैनी नहीं है किसी से रिएक्ट करने की। नेगेटिव चार्ज को ज्यादा बेचैनी है, क्योंकि मैं अनस्टेबल हूं, मुझे बहुत जल्दी कोई चाहिए बॉन्ड बनाने के लिए, आई कैन नॉट हैंडल दिस नेगेटिव चार्ज। तो कौन अटैक करने पहुंच गया? एन नहीं। कौन अटैक करने पहुंचा? ओ। तो ऐसी सूरत में आपके पास क्या बन के आएगा? CH3 CH2 ONO। यानी KNO2 के साथ क्या बनता है? RONO। AgNO2 के साथ क्या बनता है? AgNO2। इतना नोट हो गया, ये जो येलो लाइन से मैंने बताया। अब अपनी कॉपी में इसको नोट कीजिए। आई वॉन्ट टू कम एंड चेक। देखिए कुछ और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ये कर चुके हैं हम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, लेकिन अब जो डिटेल लिख रही हूं ये एनसीईआरटी में नहीं दिया। ये दोनों के दोनों रिड्यूसिंग एजेंट हैं, क्योंकि दोनों के दोनों क्या सप्लाई करते हैं? हाइड्राइड। दोनों के दोनों हाइड्राइड सप्लाई करते हैं, तो एल्काइल हैलाइड को क्या बना देते हैं? एल्केन्स। लेकिन ध्यान देने वाली बात क्या थी? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड सिर्फ प्राइमरी और सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड को ही रिड्यूस कर पाएगा, टर्शरी को हाथ भी नहीं लगा पाता है। वेयर एज सोडियम NaBH4 सोडियम बोरोहाइड्राइड सेकेंडरी और टर्शरी दोनों को कर पाता है। कल को टर्शरी एल्काइल हैलाइड को रिड्यूस करना पड़ा, इकलौता रिएजेंट है आपके पास NaBH4, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड नहीं इस्तेमाल कर पाएंगे। सो एक ये चीज आपके लिए थी इंफॉर्मेशन जो नोट हो चुकी है। एक ये देख लेना एक बार, नोट हो गई है, देख के याद हो रही है, समझ आ रही है तो वेल एंड गुड। एजाइड यहां चला जाएगा और HCl बाहर निकल जाएगा। एजाइड खोल के, क्योंकि रेजोनेंस में भी एजाइड कराया है। इसमें कई बार पूछ लेते हैं यहां जो प्रोडक्ट A बना है पहचानो, प्लस उसमें नाइट्रोजन नाइट्रोजन बॉन्ड का बॉन्ड ऑर्डर दो। तो उसमें आपको इसके बॉन्ड ऑर्डर निकालना पड़ता है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। तो पहले यहां पहुंचोगे तो बॉन्ड ऑर्डर पे पहुंचोगे। नोटेड एवरीवन? राइट। तो यहां न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है खत्म। अब आपके पास आती है एक और पॉसिबिलिटी। इसमें रिएक्शन खत्म हुआ है, सिर्फ इसका मैकेनिज्म और इससे रिलेटेड सब चीजें बेसिक एनसीईआरटी अभी सब कुछ सेम। इतनी लिस्ट है। अगर सोचो मैंने एक्वस KOH से शुरू किया, ड्राई Ag2O, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, मैंने आपको उसमें अमोनिया भी दिया, सारे दिए, कम से कम 8-9 तो मैं करा चुकी। KCN AgCN KNO2 AgNO2 सब मिला मिलू के 8 से 9 रिएक्शन करा दिए एल्काइल हाइड की। क्या अभी पहले समझेंगे फिर नोट करेंगे? मुझे पता है यहां से नोट करना है, पहले समझेंगे। क्या सेम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो आर के चला रखे थे, RCl RBr RI, क्या वो AR के भी चला सकती हूँ, एराइल हैलाइड? पिछली क्लासेस में इस क्वेश्चन को रोका था कि इसके 4-5 रीजन दे रखे एनसीईआरटी ने, तसल्ली से पढ़ेंगे। अगर सब कुछ सेम, एराइल हैलाइड सब कुछ सेम में मतलब फंक्शनल ग्रुप सेम, RCl की जगह ARCl आ गया। अब तक मैं जो रिएक्शन कर रही थी वो क्या कर रही थी? CH3 CH2 Cl ये कर रही थी। अब अगर मैंने एराइल हैलाइड दिया, उसको एक्वस KOH, मॉइस्ट Ag2O, KCN AgCN Ag2O, कुछ भी AgNO2, सारों में से कोई भी उठा के ला दूं, इवन NH3 अमोनिया, एनीथिंग, वो रिएक्शन होगा ही नहीं जो आप पढ़ के हैं। इसका मतलब एराइल हैलाइड की रिएक्शन अलग से पढ़ने पड़ेंगे। दैट इज फेयर डील। बट व्हाई इज इट सो? उसका व्हाई अगर आपके बोर्ड में आता है, जो कि आता है, तो उसके 3 रीजन हैं। मैंने 3 लिखे, शायद एनसीईआरटी में 4 मिल जाएंगे। इसी सीरीज में यानी प्राइमरी रीजन पहले लिखेंगे। सबसे छोटे रीजन को सबसे पहले जब डाल देते हो तो आपके आलसी होने की दिख जाती है अप्रोच, कि ये बच्चा इस रीजन को इग्नोर करके पहले ये 2 डालना चाह रहा है। वही दिमाग खराब हो जाता है सामने वाले का, कि इतना बड़ा रीजन आप इग्नोर कैसे कर सकते हैं। और वो क्या? ये मैंने आपके सामने क्या बनाया? एराइल हैलाइड। इसका लोन पेयर इसके साथ जब रेजोनेट करता है तो ऐसा स्ट्रक्चर बनता है। नेक्स्ट ये जाएगा इधर, सॉरी एक ही डायरेक्शन में, ये नेगेटिव चार्ज इधर, और अब नेगेटिव चार्ज किधर आ गया? उसकी पैरा पोजीशन पे, और दोनों बॉन्ड आमने सामने। अब फिर ये कार्बन नेगेटिव चार्ज लेके दुखी है,
ये उसको बॉन्ड में कन्वर्ट करेगा और ये फिर चार्ज में कन्वर्ट होगा। फिर ये कार्बन चार्ज लेके परेशान है, ये कहेगा ये लो। अच्छा, सब में ये चल रहा था भाई, क्लोरीन ने एक लोन पेयर दे रखा है। अब क्या होगा, ये इधर तो कार्बन कोई पेंटावेलेंट तो हो नहीं सकता, ये वापस कहेगा रखो अपना लोन पेयर जो दिया था। उसकी वजह से इसको लोन पेयर वापस मिला। और अगर आप ध्यान दें तो सेम की सेम चीज आ गई, बस बॉन्ड खिसक गए। ड्यू टू दीज 5 रेजोनेटिंग फॉर्म्स, out of which in 3 resonating structures it has partial double bond character as shown above। जब आप ये सारा लिख लेंगे, बना लेंगे, तो नीचे एक ही लाइन दिखानी होगी, as shown above in structure 2, 3, 4 RCl CCl bond, not R, CCl bond is showing partial double bond character, hence difficult to break। इसको तोड़ना आसान नहीं है, Cl निकलेगा नहीं तो न्यूक्लियोफाइल आएगा कैसे। तो मैंने उसके बाद मेरा सिर्फ इतना लिखना इनफ है, एक लाइन इनफ है, क्योंकि मैंने पूरा ऊपर दिखा दिया। दूसरा रीजन साथ के साथ फिर इकट्ठा नोट करेंगे। CCl बॉन्ड ऊपर वाले स्ट्रक्चर में, एराइल हैलाइड में, अगर आप एराइल में देखें तो ये वाले कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है बच्चों, sp2। और इसी के सामने अगर मैंने एल्काइल लिखा होता, इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3। sp2 हाइब्रिडाइजेशन और sp3 हाइब्रिडाइजेशन, कौन सा ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, sp2, क्योंकि s कैरेक्टर ज्यादा। उस इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो बॉन्ड को और पास खींच रखा होगा, बॉन्ड छोटा। आई एम नॉट टेलिंग यू पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, आई एम टेलिंग यू अदर फैक्टर विच इज अगेन मेकिंग इट टू बी वेरी स्मॉल, कि ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो, sp2 बीइंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, CCl बॉन्ड इज लेस पोलर, या कह लीजिए CCl बॉन्ड इज स्ट्रॉन्ग स्मॉल। लेकिन एनसीईआरटी की भाषा देखूं तो पोलैरिटी है। असर्शन रीजन में एक बार इसी पे आया है और पोलैरिटी पे जोर दिया है। मैं तो साइज पे लेके चली गई, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेके चली गई, नहीं। लेस पोलर का मतलब क्या है, उसको बहुत ध्यान से समझिए। आपको पता है ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, हाँ या ना, ये नॉर्मल अल्काइल हैलाइड, इस पे क्या होता है पार्शियल पॉजिटिव, इस पे क्या होता है पार्शियल नेगेटिव। आना तो इसमें भी पार्शियल पॉजिटिव है, लेकिन ये कम पॉजिटिव होगा क्योंकि ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो यहां पर पार्शियल नेगेटिव किस पे डिपेंड कर रहा है, पार्शियल पॉजिटिव पे। इट इज द डिफरेंस, यहां डिफरेंस ज्यादा है क्योंकि ये ज्यादा इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, यहां डिफरेंस कम है क्योंकि ये कम इलेक्ट्रो पॉजिटिव है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कम होने का मतलब क्या है, बंटवारा कम है। अगर बंटवारा कम है तो उनके प्लान में टूटना नहीं है, और अगर उनके प्लान में टूटना नहीं है तो बॉन्ड ऑटोमेटिकली स्ट्रांग हो गया। मैंने कह दिया उसने खींच के रखा है, बॉन्ड छोटा है, फेयर, सब्जेक्टिव में चल जाएगा। बट जैसे ही नीट में आपका असर्शन रीजन आया, आप छोटा याद करके जाओगे, वहां पोलर। और ये बोर्ड के भी एक बारी का क्वेश्चन है, व्हाई दिस बॉन्ड इज मोर पोलर, हम वहीं फंस गए। पोलैरिटी तो समझ ही नहीं आई, मेरे को लिखूं क्या। प्रॉपर कंपैरिजन दे रखा है मिथाइल क्लोराइड और बेंजाइल क्लोराइड, इसमें कौन सा बॉन्ड पोलर और क्यों। तो पोलर का मतलब आपको पता होना चाहिए, sp2 वाला हमेशा कम पोलर होगा। पोलैरिटी इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। क्लियर हो गया इतना। तीसरा और आखिरी रीजन जो मैंने दिया, ये तीनों रीजन दिए हैं एनसीईआरटी में, और एक और दे रखा है वो मैंने नहीं लिखा, कि इसके बाद आप अपने आप पकड़ लेंगे, वो तो कुछ भी नहीं है। तो जो मैंने बताया पहले वही आप तीसरे नंबर पे देख रहे हो, लेकिन एनसीईआरटी ने इसको 3 अलग रीजन बनाए हैं। ऑल 3 कंट्रीब्यूट इन वन डायरेक्शन, बॉन्ड छोटा या स्ट्रॉन्ग, आप तोड़ नहीं सकते। 3 वजह बन गई, बॉन्ड टूट नहीं सकता। अब लिखिए इसको, जितना लिखना फास्ट स्पीड से लिखेंगे, लंबा नहीं, बट इंपॉर्टेंट है इसलिए लिखवाना चाह रही हूं। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को हमेशा लिखने का तरीका होगा सी। हेडिंग क्या है, मैकेनिज्म ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। आज के बाद न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को कैसे लिखेंगे, चेक। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन उल्टा, क्यों उल्टा ये मत पूछना मुझसे, ठीक है, ऐसे ही लिखा जाएगा। और आपने देखा इसमें 1 लिखा है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो अभी हम पढ़ रहे हैं,
अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, उससे अगले में पढ़ेंगे। दो ही तरीके होता, तीन से, बट मेजरली दो ही तरीकों से होता है, एक SN1, एक SN2। आज की क्लास पूरी सिर्फ और सिर्फ SN1 पे, SN2 लाऊंगी तो कंफ्यूज जाएंगे। आज पूरा SN1 पे चलेंगे और करीबन 15 कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन है। मेरी मेन आज की क्लास की चीज वही है, उन 15 में प्रोडक्ट बता पाना बस। सो unimolecular nucleophilic substitution reaction, you remember chemical kinetics में unimolecular और first order। यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मतलब, और ये अगर जिस स्टेप की मैं बात कर रही हूं, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करता है। फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स मतलब सिर्फ एक ही रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करेगा। दूसरा रिएक्टेंट क्या होना चाहिए, मेरे दिमाग में तो है न्यूक्लियोफाइल जो आ रहा है उसके रिस्पेक्ट में जीरो ऑर्डर है। अब अगर मेरे को काइनेटिक्स में कोई क्वेश्चन देना है जिसका मैं रेट लॉ देना नहीं चाह रही, के की यूनिट नहीं देना चाह रही, आपको हिंट नहीं देना चाह रही, वो फर्स्ट ऑर्डर है, मैं ये रिएक्शन दूंगी अब। और आपको खुद सोचना होगा ये जीरो ऑर्डर था कि फर्स्ट ऑर्डर था। तो आपको याद आएगा ये तो SN1 है। SN1 में 1 क्या बताता है, यूनिमोलिकुलर एज वेल एज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ये आपकी याददाश्त में आएगा अब। सो यानी कि फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स का मतलब क्या है, ओनली डिपेंड्स ऑन एल्काइल हैलाइड की कॉन्सेंट्रेशन। एल्काइल हैलाइड की कॉन्सेंट्रेशन डबल करोगे रेट डबल होगा, आधा करोगे रेट आधा होगा। और किसी ने सोचा मैं न्यूक्लियोफाइल 3 गुना डाल दूं, रेट पे रत्ती भर असर नहीं पड़ेगा। डाल दो, वही जो एग्जांपल देती हूँ, शर्ट की बॉडीज और कॉलर। कॉलर पे रेट डिपेंड नहीं कर रहा, आप 400 बना लो एक दिन में, 500 बना लो, शर्ट की बॉडीज अगर 100 बन रही हैं तो रेट तो 100 ही डिसाइड हो गया कि एक दिन में 100 बनी। तो न्यूक्लियोफाइल आप डालते जाओ, खर्चा करते जाओ, इकट्ठा करते जाओ, नो यूज। सो ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स है। इट मींस न्यूक्लियोफाइल इज नॉट इन्वॉल्व इन रेट लॉ, डू नॉट अफेक्ट रिएक्शन मैकेनिज्म और रिएक्शन रेट, ये अफेक्ट नहीं करने वाला। हालांकि मैकेनिज्म पे अगली क्लास में आप देखोगे थोड़ा सा ये असर डाल देता है। और तीसरी और आखिरी इंफॉर्मेशन बिफोर मैकेनिज्म, अगर आपने सॉल्वेंट जिसमें रिएक्शन मिक्सचर बनाएंगे एल्काइल हैलाइड का और न्यूक्लियोफाइल प्रोवाइडर का, वो सॉल्वेंट आपने पोलर और साथ साथ प्रोटिक यानी प्रोटॉन प्रोड्यूस करने वाला ले लिया, जैसे कि वाटर, जैसे कि अल्कोहल, जैसे कि एसिटिक एसिड, सब में H+ प्रोड्यूस हो रहा है। अगर आपने पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट ले डाला तो SN1 ही चूज होगा, SN2 चूज नहीं होगा। ये समझ तब आएगा जब मैं SN2 भी कराऊंगी। ये सिर्फ फॉर द सेक ऑफ नोट्स यहां ये बताया जा रहा है कि SN1 के अंदर क्या 3 चीजें पूरे 2 लेक्चर में मेरे को नहीं भूलनी। सिर्फ ये 3 चीजें, अभी तो और बढ़ती जाएंगी, लेकिन ये तो स्टार्ट है कि ये रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स होता है, ये रिएक्शन यूनिमोलिकुलर होता है, न्यूक्लियोफाइल रेट को बिल्कुल अफेक्ट नहीं करता। आप थोड़ा कमजोर ले आओ, थोड़ा स्ट्रांग ले आओ, चलेगा। कई बार होता है ना, स्ट्रांग न्यूक्लियोफाइल ले आए तो फास्ट हो जाएगा, वीक ले आए तो स्लो हो जाएगा ना। तुम स्ट्रांग लाओ, तुम वीक लाओ, इसने रेट को हाथ नहीं लगाना, इसीलिए कुछ ही ले आओ, रिएक्शन अपनी स्पीड से होगा। एंड फाइनली अगर ये रिएक्शन 1 वाला कराना चाह रहे हो तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट लाओ। एनी तुक्का गैस, SN2 कराना चाहूंगी तो कौन सा सॉल्वेंट लाऊंगी, नॉन पोलर एप्रोटिक। ऑपोजिट, आपने SN2 पढ़ा नहीं, अभी तो SN1 भी नहीं पढ़ा। लेकिन अगर मैं कहती हूं एक रास्ता है SN1, एक रास्ता है SN2, SN1 को कौन चूज करता है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। तो जब 2 क्लास बाद मैं SN2 लाऊंगी तो मैं पूछूंगी SN2 को कौन चूज करेगा। आपको खुद एंटिसिपेट करना चाहिए, पक्का मैम नॉन पोलर एप्रोटिक चूज करेगा। तो ये थोड़ा सा फैक्ट्स रटा रही हूं, लॉजिक लगाते हुए कंफ्यूज ना हो जाए, तो आंसर पहले ही पता हो फिर लॉजिक लगा भी लेंगे। क्लियर सबको, मैंने भी नोट नहीं करने दिया है, इसलिए कोई जल्दबाजी मत करना, स्टेप पकड़ लेते हैं, फिर तो आपका फेवरेट हिस्सा या आपका पॉपुलर हिस्सा, फेवरेट तो मैं नहीं कह सकती हूँ, मेरा है, वो डुएबल हिस्सा शुरू हो जाएगा जिसमें आप फटाफट आंसर दे सकोगे, गलती कर सकोगे और मैं उसको रेक्टिफाई कर सकूंगी। ये मैकेनिज्म 2 स्टेप में है, तो डोंट गेट कंफ्यूज। स्टेप तो 2 थे मैम, तो SN2 होना चाहिए था, ये 2 स्टेप्स के नंबर नहीं है, ये 2 ऑर्डर है, फर्स्ट ऑर्डर की सेकंड ऑर्डर। तो कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, SN2 तो वो 2 स्टेप वाला होगा, नो।
SN2 टू स्टेप वाला नहीं है। टू स्टेप वाला कौन सा है? SN1। वन का मतलब स्टेप्स नहीं है, वन का मतलब मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर है। तो पहला स्टेप स्लो स्टेप। बच्चों स्लो स्टेप ही RDS होता है, रेट डिटरमिनिंग स्टेप। तो पहले तो मैंने क्या उठा के लिया? एक टर्शरी एल्काइल हैलाइड। हम थोड़ा आइडिया फर्स्ट लेक्चर में ले चुके हैं जब टर्शरी एल्कोहल लिया था कि अगर ये बॉन्ड टूटना है तो यहां क्या बनेगा? कार्बोकेटायन। ठीक है, आज मैं एल्काइल हैलाइड में बात कर रही हूं इस बॉन्ड को तोड़ने की। फर्स्ट लेक्चर में मैंने एल्कोहल के साथ HX दिया था और RX बनाया था और ल्यूकास रिएजेंट इंट्रोड्यूस किया था। उसमें भी मैंने बोला था टर्शरी अल्कोहल लोगे टर्बिडिटी इमीडिएट आएगी, टर्शरी अल्कोहल लोगे ये बॉन्ड इमीडिएट टूटेगा। तो इसीलिए मैंने एग्जाम्पल में टर्शरी लिया है। आप भी एग्जाम्पल में टर्शरी लेंगे, थोड़े टाइम बाद आपको पता चलेगा यहां प्राइमरी क्यों नहीं ले सकते। बोर्ड का है, लास्ट टू लास्ट ईयर का क्वेश्चन। गिव मैकेनिज्म। टर्शरी ब्यूटाइल हैलाइड का रिएक्शन विद वाटर, हाइड्रोलिसिस, कुछ भी ऐसा करके दे दिया। इट्स रिएक्शन विद दिस। कोई भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए मैं ले आऊं यहां पर एक्वस KOH ले आती हूँ। चलो, तो एक्वस KOH क्या है? हाइड्रोलिसिस ही तो, जाके OH ही तो जुड़ना है, तो वो हाइड्रोलिसिस भी है। इसको कुछ भी आप कह सकते हैं। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्यों बोले? अगलों ने बोल दिया हाइड्रोलिसिस। गिव मैकेनिज्म। तो जब हम अपने टेस्ट में डालते हैं, मॉक टेस्ट में, बच्चे सबसे पहले पूछते हैं मैम बताया नहीं इसमें SN1 देना है कि SN2? दोनों देने पड़ेंगे। यू किल द क्वेश्चन। जब आप SN1 SN2 पूरा पढ़ लेंगे, आज नहीं अभी थोड़ी देर में ही, आपको पता चल जाएगा टर्शरी में तो और कुछ हो ही नहीं सकता। इसी पे है आज की क्लास। टर्शरी में तो यही होना है। सो अगर कल को आप कंफ्यूज होते हैं, उसको बचाने के लिए मैंने एग्जाम्पल ही वो लिया है जिसमें शर्तिया SN1 होता है। आपको जब तक SN2 नहीं पता आप कोई भी ले सकते हो। हमें कौन सा पता है SN2 होगा नहीं, हमने तो बताना है। अब बता दूं आपको, मैंने पहली बार मैं टर्शरी से स्टार्ट कर रही हूं बिकॉज आई नो यही एक वो केस है जहां कुछ और हो ही नहीं सकता सिवाय SN1 के, इसीलिए। सो डोंट चेंज दिस। मैं तो इथाइल मिथाइल में दिखा लूं, जगह कम टाइम कम और थोड़ा हमें आलस होता है छोटे छोटे में आ जाए। यू कैन नॉट डू दिस। तो मैं एक लेके आई टर्शरी एल्काइल हैलाइड। पहला स्टेप इज स्लो स्टेप, और वो कौन से सॉल्वेंट में है? प्रोटिक में। पता नहीं क्यों प्रोटिक सॉल्वेंट इसको फेवर कर रहा है, बस है अभी यही। उससे क्या होगा? फर्स्ट स्टेप फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन, नाम दे सकती हूं अगर चाहूं तो। अब जहां बच्चों कार्बोकेटाइन बन गया वहां सारे शिफ्ट्स, रिंग एक्सपेंशन, रिंग कंप्रेशन सब आना शुरू हो जाएगा। कार्बोकेटाइन के बाद तो आपने वही रिपीट करना है। जैसे ही कार्बोकेटाइन बना, ये कोई स्टेबल चीज तो है नहीं, ये बहुत तेजी से ढूंढेगा अपना स्टेबिलिटी का सामान। और कौन मिलेगा सामने रिएक्शन मिक्सचर में? एक न्यूक्लियोफाइल जो तैयार खड़ा है, और वो न्यूक्लियोफाइल इसके साथ जुड़ के आ गया न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अगर ध्यान दें, जस्ट ध्यान दें, गलती से भी इसको नोट मत कर लेना। अगर ये छाता था, अगर ये छाता था तो यहां पर भी छाता सेम बनाया है मैंने। जब स्टीरियो केमिस्ट्री आएगी ना, अबाउ द प्लेन बिलो द प्लेन, तो छाते को उल्टा भी करेंगे, ऐसे और ऐसे। अगली क्लासेस में वहां जाएंगे, आज तो प्लेन एनसीईआरटी। खैर छाता उल्टा एनसीईआरटी में ही हो रहा है, वॉल्डेन इन्वर्जन, मैं कोई बाहर नहीं जा रही। सो ये ध्यान रखना है, रिएक्शन मैकेनिज्म कुछ इस तरह से इसका है। फर्स्ट स्टेप इज स्लो एंड RDS, सेकेंड स्टेप इज फास्ट। फर्स्ट स्टेप के लिए मेरे को किसके सहारे की जरूरत थी? प्रोटेक सॉल्वेंट। ना होता ना शायद कार्बोकेटाइन ना बन पाता। प्रोटेक सॉल्वेंट कार्बोकेटाइन बनाने के काम आ रहा है। इसके बाद आप मुझे बताइए कौन सा कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल? टर्शरी, सेकेंडरी, प्राइमरी? ओके, फिर से सेकेंडरी और एलाइलिक। एलाइलिक यानी कार्बोकेटाइन स्टेबिलिटी ही डिसाइड करेगी कौन सा एल्काइल हैलाइड। रेट डिटर्मिनिंग स्टेप है भाई, कौन सा एल्काइल हैलाइड इस रास्ते को चूज करेगा। प्राइमरी कतई नहीं चूज करेगा, इसीलिए गलती से भी यहां एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड बना दिया पहले स्टेप पे 0 नंबर। कि एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड में तुम ये मैकेनिज्म दिखा रहे हो, कार्बोकेटाइन, प्राइमरी कार्बोकेटाइन किस दिन से बनने लग गया? चेन में, ऑर्डर में सबसे पीछे आता है। सो इस तरह से मेरे को अब क्या ध्यान देना है, किस पे मेरी आज की क्लास है? आज की क्लास, अब बची हुई क्लास सिर्फ रिएक्टिविटी ऑर्डर पे, नो न्यू कॉन्सेप्ट, नो न्यू टॉपिक। कि रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होगा,
ऑलवेज नथिंग न्यू। प्राइमरी में सबसे कम, सेकेंडरी में पता नहीं मॉडरेट रहेगा, टर्शरी में सबसे ज्यादा। क्यों भाई? ये तो रिपीट है आपके लिए, क्योंकि कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन इज द आरडीएस, रेट डिटर्मिनिंग स्टेप। तो डिसाइडर वही है। जब जब कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट आए, आपको क्या ध्यान, यहां पे है क्या क्या ध्यान देना पड़ेगा? आपको शिफ्ट्स का ध्यान देना पड़ेगा, दैट विल डू नाउ। सॉल्वेंट का रोल क्या है? पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट कोशिश करता है इतनी एनर्जी दे कि CX बॉन्ड, CX बॉन्ड क्या है? ये वाला बॉन्ड तोड़ने के लिए क्या चाहिए बच्चों? इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए Br को दूर लेके जाना है। Br को दूर लेने के लिए आ गया वाटर, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। क्यों भाई? इस वाटर ने अपनी तरफ से कौन प्रोड्यूस कर दिए? प्रोटॉन्स। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। वो प्रोटॉन गए इसके पास, Br के पास। Br के लिए कितना आसान हो गया छोड़ के आना, बढ़िया। और क्या बना? कार्बोकेटाइन। कार्बोकेटाइन को टिकाने के लिए कौन चाहिए? उसके चार्ज को स्टेबल करने के लिए वाटर, पोलर सॉल्वेंट। पोलर सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल इसको चारों तरफ से हाइड्रेट करके घेर लेंगे। अब तो हाइड्रेशन आपने खूब पढ़ लिया इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। इसको थोड़ी देर के लिए स्टेबलाइज कर देंगे। तो सॉल्वेंट के दो रोल हैं। पहला रोल टू गिव एनर्जी टू ब्रेक CX बॉन्ड, दूसरा रोल टू स्टेबलाइज द फॉर्म्ड कार्बोकेटाइन। जो कार्बोकेटाइन बना है उसको भी थोड़ी देर के लिए जिंदा रखना है कि हमारा न्यूक्लियोफाइल आ जाए, वो अबाउट द प्लेन भी अटैक करेगा, बिलो द प्लेन भी, क्योंकि कार्बोकेटाइन प्लेनर है। फिर देखेंगे डेक्स्ट्रो लीवो रेसिमिक मिक्सचर कार टैम कुछ ला सके तो इसके अंदर भी। दिस रोल ऑफ सॉल्वेंट क्लियर। और रिएक्टिविटी हैलाइड्स तो पक गया होगा अब तक। कौन सा हैलाइड ज्यादा रिएक्टिव होगा? जिसका बॉन्ड वीक है, दैट इज RI, RBr, RCl, RF। अब पहले इतने को आप लोग नोट करिए, फिर आगे चलते हैं। अब यानी इन शॉर्ट अब मेरे पास रह गए क्वेश्चंस। किसमें ईज ज्यादा होगी? अलग अलग तरह के केसेस लेके आऊंगी, आज का टारगेट इतना ही है। जिसमें जितना स्टेबल कार्बोकेटाइन वो उतना ही फेवरेबल होगा फॉर SN1 और उतना ही नॉट फेवरेबल होगा फॉर SN2। अगर आप SN1 का ऑर्डर निकाल पाएंगे तो फॉर्चुनेटली जस्ट उसका उल्टा SN2 का हुआ करेगा। तो कई बार SN2 का नहीं भी निकाल पाओगे ना, तो आपको उल्टा मेथड यूज करना पड़ेगा। SN1 का बना लो, उसी को रिवर्स कर दो, वो होगा SN2 का। मैंने आपके सामने दो एल्काइल हैलाइड्स रखे। क्या ये दोनों एल्काइल हैलाइड्स हैं? सुबेग, प्रांशी, परी, क्या ये दोनों एल्काइल हैलाइड्स हैं? मैंने फट बोल दिया, मैंने आपके सामने दो एल्काइल हैलाइड्स लगे, फिर मेरे को लगा यार पूछ तो लो, ये मैं सही बोल रही हूँ। क्या ये दोनों एल्काइल हैलाइड्स हैं? शगुन, दोनों एल्काइल हैलाइड्स हैं? सुबेग, प्रांशी और परी सोच में पड़ गए। एक एलाइल हैलाइड है, एक एल्काइल हैलाइड है। अगर आप ध्यान दें, एक मैंने एलाइल हैलाइड बनाया है, एक मैंने अल्काइल हैलाइड बनाया। ऑल्दो जनरली हम बोल सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप कहो क्वेश्चन ही गलत आ गया, नहीं, बोल सकते हैं बोथ आर एल्काइल हैलाइड्स। आप एकदम से ना टोकते तो मैंने खुद ही बता दिया, आई नो दिस इज एलाइल हैलाइड, बट क्योंकि मैं इतने हिस्से के रिएक्शन की बात कर रही थी तो मैंने अल्काइल हैलाइड कैजुअली बोल दिया क्वेश्चन में, और आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, आप क्वेश्चन को चैलेंज नहीं करोगे। चलिए, ये दोनों हैलाइड्स हैं, दोनों प्राइमरी हैं, एग्रीड। किस में कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल बनेगा? बिना बनाए शुरुआत में जवाब नहीं देंगे, 2-3 स्लाइड बाद चलेगा, आप बिना बनाए भी जवाब दे पाओ। इसमें बनेगा प्राइमरी कार्बोकेटाइन, इसमें भी बनेगा प्राइमरी कार्बोकेटाइन। कौन सा कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल? इसमें भी 2 अल्फा हाइड्रोजन है, सॉरी, हाँ, इसमें एक अल्फा हाइड्रोजन है। हाइपर कॉन्जुगेशन या क्या, मैं थोड़ा गलत साइड लेके जाना चाह रही हूं, और ज्यादा गलत नहीं ले जाना चाहती, बस हो गया मेरी तरफ से गलत। आप बताइए कौन सा ज्यादा स्टेबल? कौन से वाला? एलाइलिक वाला। क्यों? रेजोनेंस। हाइपर कॉन्जुगेशन देखा ही क्यों जब रेजोनेंस था? पहली गलती यही करी मैंने। दूसरी गलती, ये वाला हाइड्रोजन कब से हाइपर कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट करने लग गया? अल्फा H होता है वो वाला जो आपके पास सिंगल बॉन्ड वाले कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज नॉन विनाइलिक
कार्बन पे जो हाइड्रोजन लगा होता है। खैर हाइपर कॉन्जुगेशन की डिटेल में नहीं जाते, देखना ही नहीं चाहिए था। जब आपको रेजोनेंस मिल रही है तो आप हाइपर कॉन्जुगेशन कभी नहीं देखते हो। इसके अंदर रेजोनेंस की वजह से पॉजिटिव चार्ज पूरा डीलोकलाइज हो गया अप टू 3 कार्बन। इसमें नो रेजोनेंस, तो इन सिंपल हर के आपको नहीं पता लगेगा केस कैसे 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 बढ़ते जाएंगे। हर केस के नीचे सिर्फ आपको अपनी कॉपी में इंश्योर करना है एक ब्रैकेट में रीजन। तो यहां पर क्योंकि रेजोनेंस आ गया, रेजोनेंस की वजह से मोर डीलोकलाइजेशन, जिसकी वजह से SN1 की ईज किस में ज्यादा थी? एलाइलिक में। बिकॉज ऑफ रेजोनेंस कार्बोकेटायन इज मोर स्टेबल, इसीलिए ईज किस में। मैं प्रोडक्ट पे नहीं जा रही, आप देखो मैं कोई प्रोडक्ट मत बता लेना, आज तो बस इसी पे है ईज। तो इसमें और इसमें किस में ईज ज्यादा है? मैंने सही साइन बनाया है एवरीवन? चलो फिर शुरू हो जाओ, अगला सेम बना दिया है मैंने? नहीं नहीं सॉरी, दोनों में डबल बॉन्ड है, माय बैड। क्यों मोहित, अनंत? राइट वाला क्या होता है? नाम पता कुछ तो दो, नाम दो, कुछ कैटेगरी दो, कुछ तो दो। मोहित क्या है ये राइट वाला? अच्छा क्यों? यस, तो क्या हम ये कह सकते हैं इससे एलाइलिक कार्ब, अनंत यही कह रहे थे आप, बस मैंने सुन लिया, आपको बोला नहीं। इसमें एलाइलिक कार्बोकेटाइन बनेगा जो कि रेजोनेंस की वजह से हाईली स्टेबल है, और इसके अंदर विनाइलिक कार्बोकेटाइन बनेगा। जब तक आप एलाइलिक विनाइलिक टर्म नहीं लाओगे क्वेश्चन नहीं पढ़ पाओगे, करना तो दूर की बात है। इसके अंदर कौन सा कार्बोकेटाइन बन रहा है? इसके अंदर बन रहा है विनाइलिक। विनाइलिक माने, अब जैसे मोहित ने कहा डबल बॉन्ड वाले कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज नॉट एक्सेप्टेबल, क्यों भाई? एनीवन? अगर ये असर्शन है विनाइलिक कार्बोकेटाइन इज लेस स्टेबल एज कंपेयर टू एलाइलिक, जिनके पेन चल रहे हैं सुन लो, ढंग का असर्शन आ रहा है। अगर असर्शन है कि ये लेस स्टेबल है इसकी वजह से, इसके मुकाबले रीजन क्या होगा? रीजन की स्टेटमेंट क्या मिलनी चाहिए केशव? क्यों ये लेस स्टेबल है? अभी तेज, समीर, क्यों ये लेस स्टेबल है भाई? बिल्कुल सही कहा मोहित ने, कार्बन पे नेगेटिव चार्ज, सॉरी कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज नहीं चलेगा डबल बॉन्ड वाले पे। रीजन की ये भाषा कभी नहीं होगी, बच्चे की होगी, मेरी होगी, छपे हुए रीजन की ये भाषा नहीं होगी। क्यों केशव, अभी तेज, समीर, दक्ष, क्यों इस पे पॉजिटिव चार्ज क्यों एक्सेप्टेबल नहीं है? एग्रीड, उसमें रेजोनेंस है इसीलिए वो ज्यादा स्टेबल है, इसमें रेजोनेंस नहीं है इसीलिए ये कम स्टेबल है। मैं दूसरी बात कह रही हूं, ये कम स्टेबल है ये ज्यादा स्टेबल है, हो गई बात। ये क्यों एक्सेप्टेबल नहीं है? हम कह रहे हैं ये एक्सेप्टेबल ही नहीं है, स्ट्रक्चर नहीं दिया रीजन में आपको रेजोनेंस, फिर क्या? यस, जो कार्बन इसमें पॉजिटिव चार्ज लिए हुए वो क्या है? sp2 हाइब्रिड। सारी कार्बोकेटाइन स्टेबिलिटी आज इस बहाने से ले आई हूं। और जो कार्बन इसमें है पॉजिटिव चार्ज लिए हुए sp3, आपने रेजोनेंस में पढ़ा है मोर पॉजिटिव एटम, मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव एटम वेलकम पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव पॉजिटिव पे ही प्रेफर्ड है, पॉजिटिव नेगेटिव पे प्रेफर्ड नहीं है। ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज नॉट हैपनिंग, नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज, भाई हमारे बेसिक नेचर से उल्टा कर रहे हो तुम पॉजिटिव चार्ज, हम तो इलेक्ट्रोनेगेटिव है। सिमिलरली sp2 हाइब्रिडाइज्ड मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा क्योंकि मोर एस कैरेक्टर। जब sp2 ऑर्बिटल इज मोर नेगेटिव, आप उस पर पॉजिटिव चार्ज ला कैसे सकते हो? पॉसिबल ही नहीं है, मेरे को पसंद ही नहीं है। ठीक है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑर्बिटल, इसके हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, देयरफॉर पॉजिटिव चार्ज नॉट फेवर्ड। आपसे पूछा जा सकता है कि क्यों विनाइलिक कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज स्टेबल नहीं है? सिंपल पूछ लें, नहीं दे तुमको साथ में एलाइलिक, एल्काइल और विनाइल पे पूछ लेंगे तब कौन सा रेजोनेंस ले आओगे तुम? तो मुद्दा क्या है? वाई विनाइलिक कार्बोकेटाइन इज वन ऑफ द लीस्ट स्टेबल?
बिकॉज sp2 हाइब्रिडाइज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे तुम पॉजिटिव चार्ज दे रहे हो, उसके बेसिक नेचर से उल्टा काम करा रहे हो, मानेगा ही नहीं। क्लियर? तो अब मुझे बताइए किसमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन फास्ट होगा? अक्षिता, अर्पिता, किसमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन फास्ट होगा? एलाइलिक में। तो आ गया ये। अब ये मैं लिखना कम करूंगी, आपसे सुनना शुरू करूंगी। 2-3 केसेस में तो मुझे कराना पड़ता है ताकि आपको थोड़ा फ्लो बने कि हाँ इसके जवाब कैसे देने। अब जो भी केसेस हैं, क्वेश्चंस हैं, मेरे साथ साथ नोट होंगे, वेट नहीं करेंगे। आगे के लिए कहीं भी फंसो, ये बार बार नहीं मिलते मौके। एक मिलता था जब हमने जीओसी किया था, कार्बोकेटाइन स्टेबिलिटी, तब कराया था ये, और एक आज। सबसे ज्यादा स्टेबल नॉर्मल केसेस की बात हो रही है, वो सीपीएम एफएमई नहीं। अगर नॉर्मल चेन्स हैं, एलाइल सबसे पहले, फिर एल्काइल, विनाइल सबसे पीछे पटक दिया, और उससे भी पीछे कौन? बेंजीन रिंग पे पॉजिटिव, तो और बड़ा पाप है क्योंकि उसमें 6-6 इलेक्ट्रॉन का अड्डा है। उस पर तुम पॉजिटिव चार्ज दे रहे हो, उससे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या था? और तुम उस पर पॉजिटिव चार्ज दे रहे हो, नहीं पसंद करेगा। आपको लंबी गलती कराने की जरूरत नहीं है। अगर आपको ये नहीं याद रहा, बहुत सस्ते में गलती कर दोगे, बहुत इजी क्वेश्चन पे गलती कर दोगे। नोटेड? आंसर आंसर समर, अक्षित, दोनों में से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की ईज किसके पास ज्यादा? मायरा, तीनों बच्चे। फर्स्ट सेकंड नहीं चाहिए मेरे को, बस मुझे यही चाहिए, बेंजाइल क्लोराइड। फर्स्ट आंसर इज करेक्ट, बट मेरे को अब आदत डालनी है, चैप्टर खत्म होने वाला है, कि मैं बेंजाइल की आदत इतनी डलवा दूं कि राइट लेफ्ट फर्स्ट सेकंड ना आए इसकी। क्यों भाई? क्योंकि इसके नीचे ब्रैकेट में रीजन क्या लिखोगे? इसमें बनने वाला कार्बोकेटाइन इज बेंजाइल कार्बोकेटाइन। इतना लिखने के बाद आपको पता चल जाना चाहिए बेंजाइल कार्बोकेटाइन बड़ा तगड़ा स्टेबल है। इसके नीचे कौन सा लिखूं मैं साइंस? एराइल। तो आपको क्लासिफिकेशन याद आ रही होगी जो शुरू शुरू पहले लेक्चर में मैंने कराई थी, वो कितनी दूर तक जा रही है। एराइल कार्बोकेटाइन। अभी ये आपके बोर्ड लेवल के क्वेश्चंस चल रहे हैं, हो जाएगा ये वाला। आगे चलूं? आगे के क्वेश्चंस के लिए जस्ट बता रही हूं कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर। कोई भी, अब आ जाएंगे हम थोड़ा जेई नीट वाले क्वेश्चंस पे। तो अब इनके केसेस करवाऊंगी आपको एक एक करके, ऐसा नहीं है ऐसे ही थोप दूंगी आपके ऊपर, केसेस होंगे अभी इनके, तब जाके आपको पता चलेगा। तो आपको याद रहे, आज आपको एफएमई और इनकी इतनी प्रैक्टिस में कराऊंगी कि होपफुली आगे आने वाले 4 महीने तक भूले ना। कार्बोकेटाइन, एफएमई सिर्फ मैंने एफएमई लिखा, अभी केसेस करवा दूंगी। ये है साइक्लोप्रोपाइल, पूरा का पूरा देखो तो साइक्लोप्रोपाइल, 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 एक कार्बन है इसीलिए क्या बोला? मिथाइल, राइट? साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल, 3, 2 साइक्लोप्रोपाइल, एक साइक्लोप्रोपाइल, तो इनको हम कॉमनली साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल सीपीएम बोल रहे थे। एक भी साइक्लोप्रोपाइल रिंग जुड़ा है ना कार्बोकेटायनिक कार्बन के साथ, तो वो सीपीएम कैटेगरी है, टॉप मोस्ट पे। टॉप, सबसे टॉप तो कौन है? एफएमई, उसके बाद सीपीएम, उसके बाद कौन सा कार्बोकेटाइन नजर आ रहा है? ये कोई नाम, कुछ अता पता, कोई जरा सी पुरानी याददाश्त, ये क्या है? एराइल नहीं है, तो बेंजीन रिंग नहीं है, ये 7 कार्बन है, प्रोपाइलियम कैटायन। क्यों ये इतना आगे रखा है मैंने? मतलब 3-3 बेंजाइल वाले से भी आगे रखा है। किसी को कुछ कुछ याद आ रहा हो? एक ट्रोपाइलियम तो याद आ गया, बहुत बढ़िया बात है वो भी। क्यों ये इतना आगे है स्टेबिलिटी में? हम्म एरोमेटिसिटी, 6 इलेक्ट्रॉन का क्लाउड। एरोमेटिसिटी याद है, 3 शर्तें होती थी, प्लेनर हो, साइक्लिक हो, और हक्कल रूल फॉलो होता हो 4n+2, तो ये निहायत स्टेबल चीज बनती है। तो ये है एरोमेटिक। अब आपको इसी साल अब आएंगे एग्जाम्पल, याद कराएंगे हम, आप भूल चुके हैं। इसके नीचे ब्रैकेट में लिख दीजिए एरोमेटिसिटी, वन ऑफ द बेस्ट पॉसिबल स्टेबिलिटी थिंग हैपन टू एनीबॉडी, नॉट टू कार्बोकेटाइन ओनली। ये एरोमेटिक होने की वजह से ज्यादा स्टेबल है। ये टर्शरी होने के साथ साथ बेंजाइल भी है, तीनों साइड रिंग है। ये सेकेंडरी
बेंजाइल और सेकेंडरी, फिर आया टर्शरी, लास्ट में देखो कौन है, विनाइल और एराइल। कोई खास नहीं है ये ऑर्डर, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी का ऑर्डर आप जानते थे, विनाइल एराइल का तो आप जानते थे। ये जो जगह घेर ली इन चार ने घेर ली, 3 सीपीएम वाले और एक ये एरोमेटिक वाला, ये हमेशा याद रहा। आप SN1 को गलत नहीं करोगे, अगले चैप्टर में फिर आएगा अल्कोहल के रिएक्शन, उसको गलत नहीं करोगे। दोनों चैप्टर में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन SN1 की शर्त है, ये पन्ना इस ऑर्डर में आंख बंद करके कर दो, टेंडेंसी अगर डिसाइड करनी है तो। ये सिमिलरली मैंने आपको 11th में भी लिखवाया है। जो लोग लेट ज्वाइन किए थे उनको जब क्लासेस ली थी उनको भी ये सारे नोट्स बनवाए गए थे कि आप, और इसमें जहां जहां कंफ्यूज होंगे इसके नीचे आधा पन्ना छोड़ देना, अगर कोई नोट करता है घर जाके भी, जहां जहां आप कंफ्यूज होंगे उसके लिए स्पेशल नोट अपने हिसाब से डाल लेना। जैसे मेरे को इतने सालों में दिखता है बच्चे जिस चीज में कंफ्यूज होते हैं वो मैंने डाल दिया, कि कहते हैं आपने तो बेंजाइल से ज्यादा स्टेबल टर्शरी को रख रखा है, हाउ इज इट पॉसिबल, ऊपर जबकि टर्शरी ज्यादा स्टेबल है। ये बच्चे बहुत बार कंफ्यूज होते हैं। आपका ऑर्डर गलत है मैम, आप टर्शरी को आगे रखते हो बेंजाइल से, लेकिन बाकी बुक्स में देखो तो बेंजाइल आगे रखा है, ये बेंजाइल नहीं है। ये बेंजाइल होने के साथ साथ एक और चीज है, ये रेजोनेट करता है, इधर चार्ज आता है। ये बेंजाइलिक एज वेल एज एलाइलिक दोनों हैं इसके अंदर। अगर आप ध्यान दें, रेजोनेंस की वजह से कभी इसमें पॉजिटिव चार्ज यहां आएगा तो ये एलाइलिक बन गया, कभी इसमें पॉजिटिव चार्ज यहां आएगा तो ये बेंजाइलिक बन गया। इसमें बेंजाइल प्लस एलाइल दोनों हैं, इसीलिए ये टर्शरी से ज्यादा स्टेबल हुआ। ये 2018-19 नीट में इतना बार पूछा गया, मतलब दोनों साल पूछा गया क्वेश्चन, और दोनों बार पास्ट ईयर देख के बच्चे यही कहते थे कि मैम आपका ऑर्डर गलत है, टर्शरी को आपने गलत कर रखा है आगे। तो उसके लिए मेरे को पता लग गया बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं, मैंने नोट बना दिया। आपके साथ लगेगा आप किसी चीज में कंफ्यूज होते हैं, आप अपनी कॉपी में तो लिखेंगे, अगले साल के बच्चों के लिए यहां मैं नोट एक और बना दूंगी, बच्चा इसमें बड़ा कंफ्यूज हो रहा है। क्लियर? तो कार्बोकेटायन के ऑर्डर के हिसाब से आप अपने आप से ये मत एक्सपेक्ट करो ये आपको याद करना है, आपकी तसल्ली के लिए है। कहीं है मैम कार्बोकेटायन का ऑर्डर? हाँ है, बस आप इसको देख नहीं पाओगे, आप इसको रट नहीं पाओगे। आंसर कैसे ढूंढे जाएंगे वो अब सिखाती हूं। ये कौन सा कार्बोकेटायन है अगर यहां से जाए तो? सेकेंडरी, Cl हटे तो ये प्राइमरी से भी गया गुजरा सेकेंडरी है। क्योंकि अगर आपने आंख मूंद के इस ऑर्डर को याद कर लिया तो हर पेपर बनाने वाले को पता है बच्चा ये ऑर्डर रट के आया, सारे गूगल पे फैला पड़ा है ये ऑर्डर, उसने इस ऑर्डर के हिसाब से नहीं देना है, तो ये सेकेंडरी। प्राइमरी के मुकाबले तुम इसमें ईज ज्यादा दिखा दोगे, गलत। जब भी ब्रिज हेड, क्यों ब्रिज बनाया गया इसको, ये जो है एक्चुअली में जब आप ये कंपाउंड देखेंगे लाइक दिस, ऐसे है ये कंपाउंड, ब्रिज बन रहा है दो साइकिल के बीच में। अगर आप देखें ये ब्रिज है, अगर दिस, ये क्या है, दो कार्बन के बीच में ब्रिज ही तो बन रहा है। ब्रिज हेड कार्बन जो है उस पे अगर पॉजिटिव चार्ज आए, वो टर्शरी हो बेशक, ये टर्शरी बन गया अब तो, वो टर्शरी होते हुए भी लीस्ट स्टेबल हो जाएगा। तो अगर आपने आंख बंद करके रट रखा है उस ऑर्डर को, टर्शरी ज्यादा होता है सेकेंडरी फिर और प्राइमरी फिर, गलत। टर्शरी ब्रिज्ड हेड कार्बोकेटायन इज हाईली अनस्टेबल, टर्शरी होते हुए भी। तो ऐसे छोटी छोटी इंफॉर्मेशन शेयर करके पिछले साल का कार्बोकेटायन भी सारा करा डालूंगी इसी चैप्टर में, जो इस साल आपका प्रोसीजर चल रहा है, आ जाएगा सबके पास। क्लियर? तो कार्बोकेटायन में क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है, हमें कैसे याद रहेगा, अब उसकी तरफ बढ़ते हैं। अगर कुछ लोग नोट कर रहे हैं तो सिर्फ उनका वेट कर रही हूं, और मुझे अब आप बताएंगे जो भी केसेस हम लाएंगे किसमें SN1 की ईज ज्यादा। क्लियर हो गया सबको कार्बोकेटायन स्टेबिलिटी इतनी? ये टर्शरी है, सेकेंडरी मत लिखो इसके नीचे, कंफ्यूज होगी। ब्रिज हेड बनाओ बेटा, पिंक कलर से जो बनाया है। ब्रिज हेड का मतलब है आपको ये देखना है, आई होप मतलब आप लोग पूछ नहीं रहे हैं कहीं गलत ना समझ लें। जैसे एक की कॉपी मैंने देखी, ये दो कार्बन, ये तो भी टेढ़ा ही बनाया था, ब्रिज क्यों? यहां भी एक कार्बन है, अगर आप देखें एक साइकिल ये है, एक साइकिल ये है, दोनों साइकिल को जोड़ने वाला एक ब्रिज के थ्रू ये कार्बन है। तो इन दोनों कार्बन को ब्रिज की स्टार्टिंग और एंडिंग बोलते हैं। वो कार्बन जो ब्रिज बनाने में इन्वॉल्व है
वो बहुत अनस्टेबल रखेगा अपने पॉजिटिव चार्ज को, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज होते ही बच्चों क्या आएगा, ध्यान देना, कॉपियों से निकलो। पॉजिटिव चार्ज बनते ही क्या आएगा, प्लेनैरिटी। कार्बोकेटायन इज प्लेनर। ये प्लेनर मांगेगा, बॉन्ड तोड़ने पड़ेंगे, तो प्लेनर है ही नहीं, ये तो यूं है। प्लेनर बनते ही इसको बॉन्ड तोड़ने पड़ेंगे, बॉन्ड तोड़ने पड़ेंगे, कंपाउंड अनस्टेबल इधर आएगा नहीं, वापस लौट जाएगा मेरे को नीचे कार्बोकेटायन। अंडरस्टूड, क्लियर? ये ऑर्डर आपके पास आ गया दूसरी बार, पता नहीं क्यों आया है। ओहो, 2 स्लाइड रिपीट हो गई, अच्छा अच्छा। अब यहां से 1 2 3 4 केसेस स्टार्ट। SN1 रिएक्टिविटी ऑफ वेरियस एल्काइल हैलाइड्स की प्रैक्टिस। सबसे पहले मेरे को कार्बोकेटाइन स्टेबिलिटी अंडरस्टैंड करनी थी, ऑलरेडी डन। अंडरस्टैंड तो कर ली, अब इंप्लीमेंट करेंगे। तो सबसे बड़ा टारगेट मेरा आज का है, आप बच्चों को एफएमई, रेजोनेंस, हाइपर कॉन्जुगेशन, इंडक्टिव इफेक्ट, चारों एक साथ लगाने आए। ये जब तक चलते रहेंगे, क्लास जब तक चलती रहेगी, यही केसेस हैं, और कुछ आज पढ़ाने का इरादा ही नहीं है मेरा, यही केसेस कराती रहूंगी। फर्स्ट, जो भूल जाते हैं, मैं पहले एफएमई के केसेस लाऊंगी। अगर ये जो ABC लिख रही है, बहुत कीमती चीज है, ये बहुत साल लगे हैं मेरे को ये सीक्वेंस ऑफ नोट्स बनाने में, किसी किताब में नहीं आया। बहुत सालों बाद मेरे नोट्स इस तरह के बने कि बच्चा 1 से स्टार्ट होके जब 15 पे पहुंचे तो ऑटोमेटिकली उसके सारे टाइप ऑफ कार्बोकेटाइन आ चुके हों। तो इसको मिस मत करिएगा, चाहे आप घर पे इत्मीनान से नोट्स बनाइएगा, यहां सिर्फ समझिए, बिकॉज नाउ ओनली प्रैक्टिस, नो थ्योरी। तो सबसे पहली चीज मेरे पास आती है, एक ये केस, एक ये केस। सोचो ये क्या बना रखी है मैंने, कार्बोकेटाइंस। तो आपको मैं कार्बोकेटाइन स्टेबिलिटी के तैयार नहीं कर रही, मैं किस चीज के लिए तैयार कर रही हूं। अगर ये एक हेलाइड होता और ये एक हेलाइड होता, किसमें SN1 की ईज ज्यादा थी? क्वेश्चन पेरेंट ये है। दोनों का CL हटाती, क्योंकि क्वेश्चन में क्या, SN1 की ईज बताओ, दोनों CL हटाती और क्या बनते, ये दोनों प्राइमरी कार्बोकेटाइन। प्राइमरी कार्बोकेटाइन में तो मैम आपने बताया SN1 होता ही नहीं है, एग्रीड नहीं होता। मैंने क्या कहा है, SN1 की ईज बताओ, किसमें ज्यादा किसमें कम, अगर हम करें तो करें तो फिर कार्बोकेटाइन तो बनना तय है SN1 में। एक कार्बोकेटाइन बनेगा ये, एक कार्बोकेटाइन बनेगा ये। इस कार्बोकेटाइन को प्राइमरी कहने वाले के लिए सबसे बड़ी बेवकूफी है, वो इसको प्राइमरी कह रहा है। किससे अटैच्ड है, नॉट कार्बन, ऑक्सीजन। हाउ कैन आई से इट प्राइमरी? पर देख के तो लगता है ना, फ्लो में बोल दो जी प्राइमरी, नहीं, ये प्राइमरी नहीं है। ये तो एक ऐसे एटम से अटैच्ड है जिसके पास डायरेक्टली लोन पेयर है। तो थोड़ा सा ध्यान अगर मैं यहां दूं, जो एफएमई नहीं जानते ढंग से उनको, ये लोन पेयर और ये खाली ऑर्बिटल अपना ऑक्टेट सेक्रीफाइस किए हुए, ये कार्बन क्या कहेगा, मेरे को ऑक्टेट दो भाई, पूरा करो। अंदर ही अंदर डबल बॉन्ड बन गया। इससे ज्यादा स्टेबल क्या है, रेजोनेंस क्या करता, थोड़ी देर के लिए डीलोकलाइज कर देता, वापस आता पॉजिटिव चार्ज लौट के। इसने तो वापस का रास्ता ही नहीं छोड़ा, इसने कार्बन को लाइफ लॉन्ग शांत कर दिया। आपका ऑक्टेट पूरा, जस्ट लाइक एनी अदर कार्बन कंपाउंड, जैसे कि मीथेन, पॉजिटिव चार्ज गॉन फॉर एवर। इससे ज्यादा स्टेबल क्या हो सकता था कोई कार्बोकेटाइन, तुमने नया बॉन्ड ही बना के दे दिया। इसीलिए इसको कहते हैं फ्री मीजोमेरिक इफेक्ट, जिसको हम बोलते हैं गॉड। कार्बोकेटाइन में अगर किसी को गॉड का दर्जा दिया है तो इसको दिया है, क्योंकि इसने तो कार्बोकेटाइन खत्म ही कर दिया, राइट। तो अगर SN1 होना है तो इसमें ज्यादा ईज से होना है, अंडरस्टूड। हर उसके नीचे आपको बस उसके लिए एक सिग्नल डालना है, एक टर्म डालनी है कि मेरे को यहां पर ये देखनी है, बाकी बकवास नहीं देखनी। सेकंड, गट फीलिंग, दोनों एफएमई। क्यों अविरल? यस, नाइट्रोजन को कम मोह है अपने इलेक्ट्रॉन से, कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वो बहुत आसानी से दे देगा। पता नहीं मैंने 2 लोन पेयर क्यों बना रखे हैं, सॉरी। नाइट्रोजन पे 1 लोन पेयर होता है, वो बहुत आसानी से अपना फ्री मीजोमेरिक इफेक्ट क्रिएट कर देगा। लेकिन ऑक्सीजन करेगा, बट क्योंकि ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये इलेक्ट्रॉन को थोड़ा अपने पास घुसा के रखता है। तो ईज किसके पास हुई,
इसके पास ये भी एफएमई है। आपके नोट्स जब बनेंगे यहां भी एफएमई होगा, यहां भी एफएमई होगा। तो एफएमई तो इसलिए लिख रही हूं कि आपका डर खत्म हो, लेकिन ये कोई डिसिमिलर चीज तो नहीं थी। डिसिमिलर क्या था? इसका मोर नेगेटिव होना, इसीलिए देने में थोड़ी देर करना। डन। ये तीनों, ये मेरे को आपसे चेक चाहिए। आई होप मैंने कुछ लिखना रखा हो। परफेक्ट। आपको लास्ट ईयर थोड़ा थोड़ा भी याद आएगा। कौन सा कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल? तीनों बेंजाइल हैं। सो वो तो ढूंढना बंद कर देना। वो जो चार्ट लिखाया था पूरा ऑर्डर, मैम उससे आंसर दे देंगे। उससे तो कभी आंसर देंगे ही नहीं हम। वो ऐसा क्वेश्चन ही नहीं देंगे जो उससे आ रहा होगा। तीनों बेंजाइल हैं, इसलिए डोंट टेल मी कि मैम ये बेंजाइल है। मैंने ए हेडिंग क्या लिखी थी, कैटेगरी क्या लिखी थी? ए, अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा है, इलेक्ट्रॉन देने वाला, वो कार्बोकेटाइन को शांत करेगा, स्टेबल करेगा। अगर कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इज अटैच टू कार्बोकेटाइन, इट विल इंक्रीज इट्स स्टेबिलिटी। ढूंढो, ये भी सारे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ही थे। एफएमई वाले अपना इलेक्ट्रॉन पेयर दे रहे थे। इन तीनों में किस में इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा, इलेक्ट्रॉन का पूरा पेयर देने वाला, जो कि इस कार्बोकेटाइन को रिलैक्स करे? मायरा, NH2। ये इधर, ये इधर, ये इधर, ये खुश, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज कहां पहुंच गया? आज हमने रेजोनेंट स्ट्रक्चर्स किए भी हैं, यहां पहुंच गया। कितनी तगड़ी डीलोकलाइजेशन है। वो तो इसमें भी है। कौन इजीली अपने इलेक्ट्रॉन दे देता है? नाइट्रोजन, क्योंकि नाइट्रोजन क्या है? कम इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो इस हिसाब से अगर मैं चलूं, आप बताओ क्या नीचे क्या लिखूं जो बच्चों को याद हो जाए? क्या लिखूं इसके नीचे? दिस इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, देयरफॉर लेस, लेस क्या? लेस रेजोनेंस, लेस ईज टुवर्ड्स रेजोनेंस। आपके लिए एक हिंट क्रिएट की है बस आपके शब्दों में। तो ऑर्डर ठीक लिखा फिर तो, राइट? सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन, सबसे जल्दी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में पार्टिसिपेशन। यहां तक ठीक हो गया? ये नीचे पूरी हिंट है कि किसी को लगे कि भाई हाइपर कॉन्जुगेशन इतनी बार आ गया और मैं भूल गई या भूल गया, उसके लिए थोड़ा सा सपोर्ट की याद दिला दूं। बट पहले एक बेंजाइल बनाया मैंने, शायद ये भी बेंजाइल है बच्चों। हाँ, तो बेंजाइल वाले सबसे ज्यादा स्टेबल होते हैं, तो सेकंड को तो सबसे पीछे रख दूं। ये बेंजाइल नहीं है। बेंजाइल क्या होता है? बेंजीन के साथ वाली लोकेशन। इसको तो सबसे पीछे रख दो SN1 में जाने से। हाइड्राइड शिफ्ट हो जाएगा, लेकिन कहां से आया ये सवाल? बहुत बढ़िया, आप बहुत कंफ्यूज हो गए इसमें। शिफ्ट के बाद का नहीं देख रहे ईज में। पहला स्टेप रेट डिटर्मिनिंग स्टेप, उसके बाद उसके साथ क्या हो रहा है? शर्ट के बटन लग रहे हैं, कॉलर लग रहे हैं, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। पहला स्टेप इज फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। आप लोग अगली डीपीपी में, ये मेरे पास जो नमन ने पूछा है, मेरे को डर ही इस सवाल का होता है कि अगली डीपीपी मैंने देनी है जिसमें सिर्फ एक ही कैटेगरी क्वेश्चन है, ईज। और उसमें बच्चों ने कहना मैम इसमें शिफ्ट के बाद टर्शरी बन रहा है और आप इसको कैसे लीस्ट बता रहे हो? मेरे को RDS से मतलब है, रेट डिटर्मिनिंग स्टेप, जिसमें बॉन्ड टूटा, कार्बोकेटाइन बना। अब उस कार्बोकेटाइन में बाद में क्या किया, मेरा रेट वो डिसाइड नहीं कर रहा, प्रोडक्ट वही डिसाइड करेगा। तो अगली क्लास होगी विच इज मेजर प्रोडक्ट, राइट? तो अभी प्रोडक्ट की तो मैं आज प्रोडक्ट तो ला ही नहीं रही बच्चों, आज तो ईज पे ही है जो है जी। दोनों बेंजाइलिक। फिर क्या करूं? जिस कार्बोकेटाइन पर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा है वो ज्यादा स्टेबल। CH3 एक ऐसा ग्रुप है जो एक्टिवेटिंग है, जो डोनेटिंग है। ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को इसको डोनेट करता है। लोन पेयर तो मेरे को नहीं दिख रहा, बट ये डोनेटिंग है, वो मैं नीचे दिखा दूंगी। डोनेटिंग होने की वजह से ये टॉप पे आ गया। दोनों थे बेंजाइल, बेंजाइल में एक पे डोनेटिंग लगा, एक पे कुछ नहीं। डोनेटिंग ग्रुप का काम क्या है? कार्बोकेटाइन को और डीलोकलाइज कर देना। तो मेरा ऑर्डर ये मैंने साफ लिखा है, बेंजाइल होने के साथ साथ ये एक्टिवेटिंग है। जब आप खुद पढ़ते हैं, दोबारा तिबारा पढ़ते हैं,
तो आदत पड़ जाती है डोनेटिंग गलत शब्द है, एक्टिवेटिंग सही शब्द है। मैं क्यों एक्टिवेटिंग नहीं यूज कर रही, सैटरडे का वेट कर रही हूँ, जब डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस कराऊंगी तो एक्टिवेटिंग डीएक्टिवेटिंग टर्म्स ला दूंगी। तो किसी को लगे टोल्यूइन में कैसे हाइपर कॉन्जुगेशन है, ये कैसे एक्टिवेटिंग है, कैसे डोनेटिंग है, जस्ट उनकी हेल्प के लिए कल को पीडीएफ जब देखते हैं, नोट्स देखते हैं, तो एकदम से याद आ जाना चाहिए। ये कार्बन डबल बॉन्ड के पड़ोस वाले कार्बन को कहते हैं अल्फा। इसके पास कितने हाइड्रोजन हैं? 3। ये 3 अल्फा एच मौजूद हैं, जो कहते हैं आप हमारा बॉन्ड इधर ले लो और इस तरह से, मतलब पूरा आगे तक पहुंचाया क्योंकि मेरे को पॉजिटिव चार्ज वहां लाना था। अगर ये इधर बॉन्ड ले लेता है तो आप सोचिए इसने क्या किया, हाइड्रोजन ने अपना पूरा बॉन्ड पेयर किसको दिया? कार्बन को। उस वजह से इस कार्बन ने क्या किया, बेंजीन रिंग को कहा ये ले जाओ और अच्छे से 2 इलेक्ट्रॉन। तो एक तरह से मैंने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उसके अंदर पुश कर दी, हाइड्रोजन वाले बॉन्ड को अंदर ही तो पुश किया मैंने। वो किस तक गई बात? वो बात गई यहां वाले पॉजिटिव चार्ज तक। जब यहां वाले पॉजिटिव चार्ज तक वो पूरा बॉन्ड पहुंच गया तो हो गया इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। उसको डोनेट कर दिए इलेक्ट्रॉन की, ले भाई तेरे पॉजिटिव चार्ज की जगह जो खाली है वहां ये पूरा पेयर रख दे। वो पेयर किधर से जा रहा है? यहां से सीधे उधर ही जा रहा है। उधर माने इस पे। तो हो गया ना एक्टिवेटिंग, हो गया ना डोनेटिंग। तो यहां सिर्फ दिखाया है हाइपर कॉन्जुगेशन +1 की कॉपी खोल लीजिए, वहां ये चीजें आपको कराई जा चुकी। इस साल आपसे करवाएगा कोई नहीं, सिर्फ पता होना चाहिए। अब इसमें कितनी हाइपर कॉन्जुगेटेड फॉर्म अगर पूछ लूं, ऊपर वाली बात छुपा के पूछना चाह रही हूँ, 3। 3 हाइड्रोजन है ना, तो कितनी हाइपर कॉन्जुगेटेड फॉर्म? 3। ईज ऑफ SN1 और कार्बोकेटाइन स्टेबिलिटी। किसी ने ये क्वेश्चन 11th के खाते में डालना होगा तो पूछ लेंगे स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। किसी ने 12th के खाते में डालना होगा तो पूछ लेंगे ईज ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। समर सबसे पीछे कौन सा रखूं? तीनों बेंजाइल हैं, सेकंड रखूं? तो सबसे पीछे तो आ गया सेकंड वाला, करेक्ट। अंशिका सबसे आगे कौन सा रखूं? फर्स्ट की थर्ड? क्यों क्यों? सेम टोन में पूछ रही हूँ कि टोन से बदल लिया आंसर। फर्स्ट वाले में एल्काइल ग्रुप तो दोनों में है, दोनों ही एक्टिवेटिंग है, दोनों में हाइपर कॉन्जुगेशन होगा। मुद्दा है कितनी फॉर्म्स, उसमें 3, इसमें कितनी हाइपर कॉन्जुगेटेड फॉर्म्स? 6। एक अल्फा कार्बन है ये, हाइपर कॉन्जुगेट करने वाला कौन? ओनली 1 हाइड्रोजन। यहां हाइपर कॉन्जुगेट करने वाले कौन? 3 हाइड्रोजन। कौन ज्यादा देने की ताकत रखता है? जिस पास 3 पॉसिबिलिटीज है। तो सबसे आगे कौन होना चाहिए था? फर्स्ट, देन थर्ड, देन सेकंड। क्लियर हो रहा है? आर्यन यही है? अगले सवाल का जवाब देना फिर। आ गया सबके पास ये दिमाग में, कॉपी में जो कर रहे हो वो? अब आपके लिए टफ केसेस खत्म और इजी केसेस शुरू। मेरे को FME और ये सब डालने थे, हाइपर कॉन्जुगेशन। अगर कोई खींचने वाला ग्रुप मौजूद है, इस बात को जो मैंने एक लाइन लिखी है इसको समझिए जरा। अगर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, सपोज कहीं पर भी एक कार्बोकेटाइनिक स्पीशीज है, कोई इससे इलेक्ट्रॉन खींच रहा है। खींचने का मतलब क्या है? इस पे और पार्शियल पॉजिटिव चार्ज देना, इसके पॉजिटिव चार्ज को और डेंस कर देना और लोकलाइज कर देना और मुसीबत बढ़ा देना। पहले ही पॉजिटिव नहीं बर्दाश्त हो रहा है उससे, तुम उस पर और डाल दो, उसको अनस्टेबल कर देना, डीस्टेबलाइज करना। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अगर अटैच्ड है वो हमेशा कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को घटाएगा। सो इज द ईज ऑफ SN1। तो एक दो केसेस बताइए फिर क्लास ऑफ करते हैं। अब बताना है आपने, थर्ड सबसे ज्यादा स्टेबल है, इस कार्बोकेटाइन से खींचने वाला एक क्लोरीन, इस कार्बोकेटाइन से खींचने वाला एक फ्लोरीन, इससे खींचने वाला कोई भी नहीं। तो ये सबसे ज्यादा स्टेबल,
सबसे ज्यादा स्टेबल मतलब सबसे ज्यादा ईज फॉर SN1। इन दोनों में ज्यादा कौन खींच रहा है? ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, इसने निहायत अनस्टेबल बना दिया, इसलिए सेकंड सबसे पीछे। आज का सारा टेस्ट इसी पे है, ईज पे। किसी किसी में एक आधे में प्रोडक्ट भी पूछ लूंगी मैं, क्योंकि पढ़ा तो चुकी हूँ कार्बोकेटाइन में, न्यूक्लियोफाइल जाके लगना किधर है। शिफ्ट चेक करूंगी आज के टेस्ट में, किसी को पिछली क्लासेस की याद है कि भूल गए, तो डेफिनेटली वो भी चेक किया जाएगा। बट ईज क्लियर है? 7th वाले में बताना। लाओ संपदा, अनुष्का, स्वधा, नैनिका, न्योनिका, जीनल, दो, निहारिका। थर्ड विल बी लीस्ट स्टेबल, तो लीस्ट ईज। ओके, फिर दोनों में नाइट्रो है, फर्क क्या है? मेटा डायरेक्टिंग नहीं बोलो। एक पैरा पोजीशन पे लगा है, एक मेटा पोजीशन पे लगा है। मेटा पोजीशन पर रेजोनेंस होता ही नहीं है, तो नाइट्रो जो है रेजोनेंस इफेक्ट नहीं दिखा पाएगा। तो इसको बाद में बात करती हूं। ये दिखा पाएगा अपना खींचने वाला काम? नाइट्रो से अच्छा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग मिल नहीं रहा मेरे को, सब वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल विड्रॉइंग में। तो सबसे ज्यादा डिस्टेबलाइज तो ये करेगा। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग सबसे ज्यादा कौन है? नाइट्रो। तो लीस्ट पे कौन आना चाहिए था? सेकेंड। पहले तो लीस्ट या मोस्ट में से कुछ चूज करो। अर्पिता, एनीथिंग? ये तो हाइपर कॉन्जुगेशन से क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। ये तो मोस्ट स्टेबल है। मोस्ट स्टेबल है तो कहां भेजूं इसको? मोस्ट ईज ऑफ SN1, इसको भेज दिया आगे। काम चलाने के लिए तो ये भी चल गया। बाद में सोचेंगे थर्ड में क्यों नहीं, क्या नहीं, लेकिन आंसर आने तक का तो कॉन्फिडेंस रखूं मैं। तो इस तरह से मैंने ऑर्डर निकाला, और इसी केस के नीचे कि बच्चों को याद नहीं होगा, ये सोचा रेजोनेंस इफेक्ट इज नॉट एप्लीकेबल ऑन मेटा पोजीशन। अब जिनको यही नहीं समझ आ रहा मैम कैसे ये मेटा और कैसे इस पे रेजोनेंस इफेक्ट कामयाब नहीं है, काम नहीं करता, एक दो क्लासेस और वेट करिए, फिर आएगा इस चैप्टर में। एनसीईआरटी ने क्वेश्चन पूछा है ये, इस चैप्टर का सबसे गंदा क्वेश्चन एनसीईआरटी का, जो एक पेज का सोल्यूशन है पूरा, वो यही है कि वाई मेटा पोजीशन पे रेजोनेंस काम नहीं करती। जिनको तो +1 के कंटेंट से याद आ जाए तो बल्ले बल्ले, वाई का करना क्या है, याद रहे बहुत है। क्यों चाहिए मेरे को वाई? मेरे को वाई वहां चाहिए जहां मैं खुद कंफ्यूज हो रही हूं कि ऐसा क्या है इसमें रेजोनेंस में, राइट? तो क्लियर है इतना सबको? ये तीनों आ जाएंगे। इसके बाद एक और चीज लिख दी फॉर वन मोर टाइम। पहली प्रायोरिटी किसको, दूसरी प्रायोरिटी किसको, और ये यही क्यों लिखी? जब इसमें रेजोनेंस काम नहीं करेगा तो मैं क्या देखूंगी? नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, पक्का इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है, इंडक्टिव इफेक्ट। सबसे आखिरी में जाके क्या देखा मैंने? चेक। पहले मैंने देखा हाइपर कॉन्जुगेशन, सबसे बढ़िया स्टेबल। फिर मैंने देखा इधर रेजोनेंस, सबसे बढ़िया अनस्टेबल। यहां मैंने क्या देखा? इंडक्टिव ओनली, क्योंकि मेटा पर रेजोनेंस नहीं लगता। इंडक्टिव है तो ये जितना भी खींचेगा सबसे कम खींचेगा, तो इसीलिए सबसे कम डिस्टेबलाइज होगा इन दोनों में। क्लियर? एक यहां -I इफेक्ट ऑफ क्लोरीन, यहां पहचानना शुरू कर देना चाहिए FME। यहां सेकेंडरी, सबसे ज्यादा स्टेबल कौन? उसके बाद इन दोनों का क्या करूं? इंडक्टिव इज लीस्ट कंसिडर्ड। पहली ताकत किसकी है? सेकेंड, मतलब इंडक्टिव तो सबसे लास्ट में आता है। सेकेंडरी कार्बोकेटाइन में हम हाइपर कॉन्जुगेशन यूज करते हैं स्टेबिलिटी बताने के लिए। तो उसके बाद ये स्टेबिलिटी होगी इसकी, तो क्या लिख दूं? थर्ड। यहां वो खींच रहा है, वो वैसे ही अनस्टेबल कर रहा है, मेरे को कंपेयर ही नहीं करना। अकेला यहां इलेक्ट्रॉन विड्रॉ हो रहा है, विड्रॉ वाला क्या कर रहा है? खींचने वाला वो तो पॉजिटिव को डेंस कर रहा है, ये तो पॉजिटिव को खत्म कर रहा है, ये भी पॉजिटिव को डीलोकलाइज कर रहा है। तो जो छोटे छोटे शब्द मैं बोल रही हूं कि इसके नीचे अगर मैं लिख लूं, ये पॉजिटिव चार्ज को डीलोकलाइज कर रहा है, ये पॉजिटिव चार्ज को फिनिश कर रहा है, डीलोकलाइज भी नहीं,
ये पॉजिटिव चार्ज को एकदम ही खत्म कर रहा है, तो इससे तो स्टेबल तो कौन ही होगा। और ये सिर्फ पॉजिटिव चार्ज को पार्शली इंक्रीज कर रहा है, उल्टा पॉजिटिव चार्ज को क्या कर रहा है, पॉजिटिव चार्ज इसमें इंक्रीज हो रहा है। ये तो सबसे लीस्ट पे आएगा, तो पक्का। तो सबसे ज्यादा कौन सा, फिर चलो सेकंड टॉप मोस्ट, लीस्ट भी बता दो, बीच वाला मैं बता दूंगी। थर्ड लीस्ट वाला, क्योंकि विनाइलिक है। अच्छा, तीनों प्राइमरी है, इसको वैसे प्राइमरी कहते नहीं है, बट फॉर द सेक ऑफ कंपैरिजन कह सकते हैं तीनों प्राइमरी। ये तो रिपीट हुआ है, पहली स्लाइड इसी से शुरू की थी। ऐसा नहीं है केसेस और नहीं है, और हैं, बट घड़ी नहीं अलाउ कर रही।